तिवारी है और मैं KNIPSS में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल साइंस कोऑर्डिनेटर इसरो। और मैं यहाँ पे 2011 से कार्यरत हूँ एनवायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट में KNIPSS में। और एनवायरमेंट को लेके बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनवायरमेंटल साइंस होता है, MSc और BSc दोनों। और उसी इन्वायरमेंट से संबंधित ही सारे करिकुलम होते हैं बच्चों के लिए, डिजर्टेशन, समर ट्रेनिंग और ये सारे प्रोग्राम हम लोग साइमल्टेनियसली रन कराते हैं। सर, आपकी इन्वायरमेंट के प्रति जो लगाव है वो कब से पैदा हुई और कैसे आपने मतलब इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को ही चूज़ करके इन्वायरमेंट के प्रति आपने इतना दिया है कि आपको सुल्तानपुर का एक जो इन्वायरमेंट मैन भी कहा जाता है, आपने मतलब कि इन्वायरमेंट के लिए बच्चों को इतना प्रति जागृत किया, तो वो ललक मतलब वो अंदर से कैसे वो फीलिंग है कि इन्वायरमेंट के लिए हम लोग हमको कुछ करना चाहिए जिससे आपसे प्रभावित होके मतलब कि लाखों में लोग अगर कहें कि हमने पिछले 3-4 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं तो लाखों में लोगों को मोटिवेट किया गया है, हज़ारों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, लाखों में लोगों को मोटिवेट किया गया है, तो वो इंस्पिरेशन आपको सर कहाँ से मिली? एक्चुअली में मैंने 2005 में जो है MSc किया था यूनिवर्सिटी से, और फिर हम DST के प्रोजेक्ट पे थे एनवायरनमेंट के ही। और फिर उसके बाद से मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका भी मिला। फिर मैंने PhD भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से की। और जो पढ़ाने का सिलसिला था वो 2008 से चल रहा था, पर 2011 में जब मैं यहाँ KNI में पोस्ट हुआ और 2014 में मैं यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो आपका मनोबल बढ़ाती हैं। सबसे पहला मनोबल बढ़ाते हैं आपके बच्चे। एक छोटा सा वाकया मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पहली क्लास थी और मैंने पढ़ाया कि जो है MSc इन्वायरमेंट से करके आप नासा या इसरो के साथ भी काम कर सकते हैं। तो मैं बाहर निकला पढ़ाने के बाद से, तो मैं चाय पी रहा था, तो 2-3 बच्चे थे, बात कर रहे थे कि अरे प्रकाश सर ने बोल दिया है कि वो नासा और इसरो से भी MSc करने के बाद आप जा सकते हैं इन्वायरमेंट से, कैसे? तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि टीचर जो होता है ना कि पहले उसको अपने आप को प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ता है कि जो है हाँ भाई जो आप कह रहे हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं। तो मैंने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उसके बाद से मेरी मुलाकात जो है डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से हुई, जो लॉ में थे पहले। और फिर उसके बाद डॉक्टर सुधाकर सिंह सर से उन्होंने मुलाकात कराई, जहाँ से वो एक इन्वायरमेंट की मुहिम चला रहे थे पर्यावरण को लेकर। कॉलेजेस में जाना और इंटर कॉलेजेस में जाना और जाकर वहाँ पे इन्वायरमेंट पे जो है लेक्चर करना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो डॉक्टर सर ने कहा कि जो है सुधाकर सिंह सर ने कि देखिए हम इतने कॉलेजेस को कवर नहीं कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे जो है सीख कर आप इसको अप्लाई करें। मैंने सीखा ही और तुरंत अप्लाई भी कर दिया। उसका कार्यक्रम हम लोग रन कराया वसुंधरा संवाद, पहला कार्यक्रम था, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पूरे सुल्तानपुर के सभी जो है प्राइमरीज को कवर किया गया। उसके बाद से फिर ये जो पॉइंट था, ये टर्न था मेरा मोटिवेशन का, और वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ। और उसके बाद से जितने भी बच्चे हमारे यहाँ के पास आउट थे वो सब जो है फ़ोन करके बताने लगे कि सर आपका जो है हम ये इसको देख रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है, इसको नेक्स्ट ईयर भी जो है आप परस्यू और कंटिन्यू कीजिए। तो फिर जो है उसके बाद से फिर हम लोग उसको कंटिन्यू किए एजुकेशन के माध्यम से, और हर जगह उसको अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद से जो हमको फ्रूटफुल मिला, फल इसका जो मिला, वो ये था कि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुई। और मेन चीज़ है कि अगर हम किसी को अपने एक्टिविटी से अवेयर कर लेंगे, तो अवेयर करना ही जो है वो आपका मोटिवेशन नहीं होता है। कंटिन्यूअस अवेयर करिए उसको। कंटिन्यूअस अवेयर करेंगे तो वो जानेगा कि भाई हाँ इतने लोग लगे हुए हैं। और अभी भी मैं करता रहता हूँ, हर प्रोग्राम में मैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस पे बोलता हूँ, करता हूँ, ये अच्छा लगता है। और कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो आपके लाइफ में मोटिवेट कर जाती है। मुझे जैसे मैंने अभी बताया, मुझे वो बच्चों की बात बड़ी मोटिवेट की कि जो है आप एक टीचर होकर बोल रहे हैं कि आप नासा या इसरो के साथ काम कर सकते हैं, कैसे? तो मैंने उस पर काम किया, और अब हमारा संस्थान पर्यावरण विज्ञान विभाग जो है ये नासा और इसरो दोनों के साथ काम करता है। अभी कल ये हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हुई हैं, नासा की भी और इसरो की भी, साइमल्टेनियसली एक ही दिन लगातार हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। तो ये मोटिवेशन का होता है कि जो है आपको कहाँ से मोटिवेशन मिले, बस ये है कि आप थोड़ा जागरूक रहिए कि कोई भी पॉइंट आपको मोटिवेट कर सकता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोटिवेशन के लिए कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ में
प्रैक्टिकली एप्लीकेबल चीज़ों को देखना चाहिए जो कि लागू हो सके। हम कहते हैं हम कचरा नहीं फेंकें, हम कहते हैं हम पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको पहले करना होगा। जब आप पहले उसको करोगे तभी अगला कहेगा हाँ भाई सर कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ऐसा। तो ये चीज़ें होती है जो आपको, उसके बाद से जो आपके बच्चे उससे मोटिवेट होकर आगे एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बल मिलता है। अभी कल मैं आज़ाद चौक के पास यहाँ पे खड़ा था तो देखा उसमें वो पूरा लोगों ने ब्लड डोनेशन का और सारा प्रोग्राम को अपने उस पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे थे। तो उसमें मैंने अपनी एक छोटी सी फ़ोटो देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा चलो भाई मैं यहाँ तक पहुँचा, और यही है कि कंटिन्यूअस एफर्ट जारी रखना चाहिए। इससे आदमी को अच्छा लगता है और जो है और लोगों को प्रेरणा देने के लिए उसके अंदर एनर्जी आती है। सर अपने संस्थान ये इन्वायरमेंट फैकल्टी शायद अवध यूनिवर्सिटी की पहली फैकल्टी है, या कहेंगे अपने उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी फैकल्टी है जो नासा और इसरो के साथ अटैच है। ऑनलाइन क्लासिंग प्रोग्राम को भी मैंने देखा, वो सोशल मीडिया पे आया। तो वो उसका आइडिया कैसे आया, मतलब कि कैसे बच्चों को और मोटिवेट किया जा सकता है? तो वो उसका वो नासा तक, मतलब एक किनायपी से सुल्तानपुर जनपद से नासा तक आप कैसे आप मतलब कि पहुंचने का वो जो सफ़र है, अगर आप उसको डिस्क्राइब कर सके तो। एक्चुअली में मेरा जो जब से मैं नासा और या इसरो के साथ काम करने की सोच रहा था तो पहले मैंने नासा को मेल किया कि जो है मैं आपके इस प्रोग्राम जो कि रिमोट सेंसिंग से, क्योंकि अब पूरी दुनिया हाईटेक हो रही है, पूरा ये सारी चीज़ें इंटरनेट से आ रही हैं और जानकारियाँ हाई लेवल पे ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो मैंने उनको मेल किया कि जो है सर मैं सीखना चाहता हूँ। क्योंकि बिना सीखे अगर हम आपसे कहें कि एक टेलीफोन था, उसको आप टच करेंगे तो वो चलेगा और फिर उसके बाद से उसमें स्वैप करेंगे तो कैमरा आएगा, तो अगर मैं आपको केवल किताब में पढ़ाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं, वो फ्रूटफुल नहीं है, वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं करेगा। तो उसके लिए जो है मैंने उनसे बात की कि सर मुझे ये ट्रेनिंग करनी है। तो करीबन 1-2 महीने बाद जो है मेरे पास एक मेल आता है, वहाँ पे हैं ब्रॉक नाम है उनका, मिस्टर ब्रॉक का, कि जो है हम एक वेबिनार सीरीज चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उसमें इनरोलमेंट लीजिए। मैं कहा ठीक है, फिर मैंने इनरोलमेंट वहाँ लिया। इनरोलमेंट लेने के बाद से फिर जो है मैंने अपनी एक्टिविटी, उनका जो लर्निंग प्रोग्राम था उसको फॉलोअप किया और मैंने वहाँ सीखा कि कैसे जो है रिमोट सेंसिंग के ज़रिए जो है हम इन्वायरमेंट को स्टडी कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली IRS में हमारे यहाँ जो कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रीवियस कुछ बच्चे हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से समर ट्रेनिंग किए हैं, वहाँ जॉब भी करते हैं, तो वो लोग बताए कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो IRS के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसको कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि यार उनको मैंने एक मेल किया था, और अनफॉर्चुनेटली जो मैंने मेल किया था उसमें एक डेटा मांगा जाता है कि आपका कॉलेज या आपका ऑर्गेनाइजेशन 2B से एफिलेटेड है कि नहीं UGC रेगुलेशन के। तो उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था और मैंने जो मेंशन नहीं किया तो मैंने भेजा। फिर वहाँ के डायरेक्टर से मेरी बात हुई जो डॉक्टर प्रकाश चौहान है, तो उन्होंने कहा कि जो है आप 2B का फॉर्म स्कैन करके भेजिए और उसके बाद से हम प्रोसीजर करते हैं। और उसके बाद से तो फिर सारा प्रोग्राम ही शुरू हो गया। प्रिंसिपल सर ने जैसे ही मैसेज किया हमको कि जो है प्रकाश इसको आप मेल कर दीजिए और ये डेटा है, अनिल सिंह सर ने प्रोवाइड कराया मैनेजमेंट से, और जैसे ही हमने मेल किया नेक्स्ट डे ही हमारा कॉलेज, नेक्स्ट डे आज हमने मेल किया है और नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज NIPSS इसरो के साइट पे अपलोड हो। तो ये सारा चीज़ें एक साथ लगे रहते हैं बच्चों के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सीखते रहते हैं जी। बस एक छोटी सी और बात है कि ये पीछे जो आपकी अचीवमेंट्स दिख रही हैं, मतलब कि अपने आप में ये मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था वो सिर्फ 1-2 ही ऐसी लगी होती थी, लेकिन अब ये पिछले 3 सालों में इनकी संख्या गिनना भी एक नज़र में आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये अचीवमेंट का क्या दौर रहा कि आप कैसे इस अचीवमेंट को हम बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि आपसे ही सीख के हम लोगों को काम करना है? जो भी जितने भी बच्चे हैं इन्वायरमेंट फैकल्टी के हों, जैसे हम इन्वायरमेंट फैकल्टी से नहीं है फिर भी इतना अटैचमेंट हुआ, तो कैसे हम ये सब चीज़ें जो कभी गिनती में 1-2 होती थी आज वो गिनती देखने में गिन भी नहीं पाते, तो इसका जर्नी का कुछ ये इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले जो है अमर उजाला ने कार्यक्रम कराया था। अमर उजाला ने ये कार्यक्रम कराया था पर्यावरण को लेकर, और मैं वहाँ पे जो है DM थे राजलिंगम सर, और मैं उस मंच से पर्यावरण पे बोल रहा था। और उसके बाद से जब मैं पर्यावरण पे वहाँ पे बताया लोगों को, तो लोगों को लगा कि नहीं ये सुल्तानपुर में कुछ नई चीज़ इनपुट हो रही है।
उसके बाद से फिर मैं प्रतापगढ़ गया, वहाँ पे अम्मा साहब ट्रस्ट है, वहाँ पे भी मैंने ये प्रोग्राम किया। फिर जो है सुधाकर सिंह सर का जो आपका पर्यावरण संरक्षण का है, पर्यावरण सेवा दल है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर मैं सीखा, मेरी एक आदत है कि मैं सीखता हूँ, और एक आज भी मैं एज ए टीचर हूँ पर एक स्टूडेंट ही अपने आप को मानता हूँ, और मैं सीखता हूँ, और सीखने के बाद से उसको अपने बच्चों को इनपुट करता हूँ। हमसे जो है फिर शुरुआत हुआ, फिर नेशनल यूनिटी फाउंडेशन के साथ हम लोग वसुंधरा संवाद कार्यक्रम 1 साल तक किए। सारा का सारा लगभग कॉलेजेस कवर हो गए थे। प्राइमरी स्कूल से पूरा सारा प्राइमरी स्कूल नहीं कवर किया था, सब हाईटेक सारा का सारा प्राइमरी हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ। और बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपको बताना चाहूँगा बात काट के कि एक डीवा पे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, उन पे नीम का पेड़ लगाया था। आज वो नीम का पेड़ हमसे डबल हाइट का हो चुका है। वो घर के सामने है तो आना जाना होता है, बच्चों के साथ वो लोग करते हैं, तो अच्छा लगता है कि जो हमने वो नहीं किया वो आपके संरक्षण में किया गया था। मारिया मैम थी, उनके संरक्षण में किया गया था, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया था कि मतलब मारिया मैम के बिना तो ये हो ही नहीं पाता। तो वो अब देख के अच्छा लगता है कि हाँ हमने एक नीम का पेड़ लगाया था जो अब छाँव के लिए छाँव दे रहा है। तो वो जो सीखा है अब हम लोग भी इसके माध्यम से बिल्कुल आदमी सीखता है। देखिए आप एक प्राइमरी स्कूल में जाए, प्राइमरी स्कूल के गेट पे बड़ा सरल भाषा में लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। सेवार्थ क्या, व्हाट इज सेवा? इट इज सर्विस। अगर उसका अंग्रेजी रूपांतर करें तो वो सर्विस है। और हर लोगों को अपना, अगर हर आदमी अपनी ड्यूटी अच्छे से करे तो फिर हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें किसी का बाहर से कोई सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्तव्य अच्छे से करिए, डेफिनेटली आपको लोग फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप ये काम करेंगे। उसके बाद से मैंने पर्यावरण पे जो है एक पेज भी बनाया अपने डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट के पेज पे मैं जितना भी क्लास लेता हूँ उसको अपलोड करता हूँ। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्लासेस को भी ऑनलाइन रन कर दें, पर यह है कि उसके लिए ऑनलाइन रन करने के लिए बहुत सारा जो है जीबी डेटा चाहिए होता है, पर यह है कि कोशिश में है। और ऑनलाइन हो जाने से ये चीज़ें और ज़्यादा लोगों तक रीचेबल होंगी। टीचर जो होता है वो किसी क्लास का या किसी विभाग का या किसी संस्थान का नहीं होता, उसको इससे बाइंड अप नहीं होना चाहिए। अगर ये आप बंधन में बंधेंगे तो फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक लेकर ही रखे रह जाएंगे, आपको उसको एक्सप्लोर करना होगा। फिर एक एक करके हम लोग कार्यक्रम करते गए। उसके बाद से फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम लोगों ने साइन कराया। इस समय हम लोगों ने राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं जो जल पुरुष हैं, आपके यहाँ स्टॉकहोम प्राइज विनर हैं, उनके साथ 4 बैचेस हमारे चले। 4 बैच के बच्चों ने ट्रेनिंग ली जल संरक्षण पे, और उसके बाद से जो है नदी संरक्षण पे। फिर कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो इतना मज़ेदार वो इवेंट था कि एमएससी का बच्चा एनवायरनमेंट साइंस का कबाड़ से एक ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करता है, एक हाईटेक ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम लोग पानी की सैंपलिंग करके गोमती से लाते हैं, और जहाँ से हम लोग उस पानी की सैंपलिंग करते हैं वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट के लिए। फिर उस सैंपल्ड वाटर को हमने ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद से उसके सारे पैरामीटर को चेक किए। चेक करने के बाद से उन सारे पैरामीटर के एनालिसिस के बाद से उस पानी को अब ड्रिंकेबल कैसे बनाएं। अब ऐसा क्या कर दें कि उसको हम पिए, कोई टेस्टिंग एलिमेंट होनी चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए जो है हम लोगों ने बाज़ार से वो विदेशी मछलियाँ खरीदी, रेड कैप, और उसको एक एक्वेरियम बच्चों लोगों ने बनाया और उसको उसमें डाला गया। हम लोग निश्चिंत है कि अगले दिन ये मछलियाँ मर जाएंगी, क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं ये जो विदेशी होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं टू पीएच, टीडीएस और जो पैरामीटर्स हैं। अगले दिन आए तो देखें कि सारी मछलियाँ जिंदा थी। इसका मतलब था कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लांट था वो सक्सेसफुली रन किया। रन करने के बाद से फिर उस पानी को हम लोगों ने पिया भी। इतना ज़्यादा उसको हम लोग ट्रीट कर दिए थे कि वो ड्रिंकेबल पैरामीटर में आ गया। कहाँ का पानी? जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, गोमती किनारे। और हम लोगों ने 3 जगह का सैंपल लिया था। एक था कि पुल जहाँ से शुरू होता है आपका सुल्तानपुर में, उससे पहले का। एक है आपका जो है सीवेज, जो एक छोटी सी नाली खुल रही है, गोमती में मिलती है, गोमती घाट के बगल में, और एक केएनआईटी के पास से। मैंने 3 सैंपल को हम लोग रन कराए और तीनों सक्सेसफुली परफॉर्म किया। फिर बाद में जो बच्चे डिज़ाइन किए थे पूरा इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये लोग ले गए डेमोस्ट्रेट करने के लिए। संयोग से वहाँ सेमिनार हो रहा था, तो हम कहे भाई इन्वायरमेंट पे है, नमामि गंगे का है, तो जाइए आप लोग प्रेजेंट कीजिए। गए प्रेजेंट करने के लिए, तो सबसे अच्छी बात रही कि इनका पोस्टर प्रेजेंटेशन पहली बार में ही फर्स्ट प्राइज के लिए एनरोल हुआ। वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि जो है
ये आज तक का ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अवध विश्वविद्यालय से कोई बच्चों का टीम आता है, और चूंकि ये लोग इन्वायरमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट बनाए थे वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेक्शन में आ गया, तो इसको एमटेक वाले में डाल दिया। अब सोचिए लेवल जो टफ था इसको और टफ कर दिया उन्होंने, और एमटेक सेक्शन में बच्चे गए इंजीनियरिंग में, और वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट प्राइज पाए। तो वहाँ के डायरेक्टर ने बताया कि जो है ये तो ऐसा पहली बार हुआ है कि अवध यूनिवर्सिटी से अभी तक तो कोई आया नहीं जो इस पोजीशन तक पहुंचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक। और ये कहाँ के बच्चे हैं जो पहली बार में ही आ रहे हैं और फर्स्ट प्राइज हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पा रहे हैं। तो ये लोग बताया कि जो है सर हम लोग KNIPSS सुल्तानपुर से हैं, इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट से, और MSc के स्टूडेंट हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है सर कि हम लोग इस तरह का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं हाई लेवल पे। और इसको हम लोग चाह रहे थे कि जो है थोड़ा और भी एडवांस इसको डिज़ाइनिंग करा जाए, पर चूँकि MSc का पीरियड जो होता है वो समय बाउंड होता है, और इस समय के अंदर ही जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें रिसर्च पेपर भी होता है बच्चों का, तो उसको फर्दर वो कंटिन्यू नहीं किया, पर सेकेंड बैच ने उसको कंटिन्यू करने का सोचा है। और इसमें हम जो एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक है उसको और थोड़ा एडवांस कर रहे हैं। एक्टिवेटेड कार्बन और 0.01 मेम्ब्रेन हम उसमें लगा रहे हैं, और जितना भी हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक डिज़ाइन किए हैं ये टोटल कबाड़ से बना है, माने वेस्ट मटेरियल है ये, इसमें कोई भी हम लोगों ने फ्रेश प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। उसमें जो मोटर भी लगा है वो भी हम लोग कबाड़ से मोटर लिए हैं, उसको खोल के उसकी बाइंडिंग सही की है। बाइंडिंग करने के बाद से जो मोबाइल के चार्जर्स हैं उसको भी कनेक्ट करके उसका हम लोगों ने वायरिंग की है। तो ये सारा चीज़ कबाड़ से बना, रीयूजेबल मटेरियल है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इस सब्जेक्ट को सीख रहे हैं। सर आने वाले समय में इन्वायरमेंट को लेके और क्या किया जा सकता है, कैसे और लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजिंग, और भी तरह तरीके से, जैसे समय से पहले बारिश हो जाना, समय पे बारिश ना होना, फिर जैसे इस मौसम में ठंड नहीं पड़ी इतनी प्रॉपर, मतलब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर में चेंजिंग आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उन सब को लेके एक होता है दिमाग में कि कैसे अब इसको कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि अब इसको तो नॉर्मल किया नहीं जा सकता लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, तो कैसे इस सबको कंट्रोल किया जा सके उसके लिए कुछ फर्दर प्लानिंग देखिए आप लोगों को बताना चाहें कि हम ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करके इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस लोगों को करेंगे उतना बेटर होगा। और ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि ह्यूमन के कारण इन्हांस हो गई है, बढ़ गई है। इसमें कोई हैंड ब्रेक नहीं है कि हम इसको रोक लें। इसका एक मूलभूत सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट मतलब लकड़ी के आप 50 बट्टे एक साइज के रख दीजिए और एक तरफ के बट्टे को ट्रिगर कीजिए तो तब तक गिरेगा जब तक वो आखिरी बट्टा नहीं गिर जाता। यही डोमिनोज का सिद्धांत है, इसी पे ग्लोबल वार्मिंग काम करता है। अब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उन कंट्रियों को दिक्कत होगी जो कि जिनकी GDP क्लाइमेट पे डिपेंड है, जैसे भारत जैसा देश। भारत की बात आपको मैं बताऊं, भारत में हमारे यहाँ जो कृषि है ये कृषि प्रधान देश है। 85% हमारे यहाँ जो GDP है वो कृषि डिपेंडेंट है। और कृषि क्या है? वर्षा डिपेंडेंट है। सारी की सारी कृषि हमारे यहाँ वर्षा डिपेंडेंट है, रेनफॉल पैटर्न पर डिपेंडेंट है। जब भी बंगाल या अरेबियन ओशन से मानसून हमारे यहाँ तैयार होकर आता है तो उससे बारिश होती है, बारिश होने के बाद से हमारे यहाँ फसलें होती हैं। अब जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा तो समुद्र जो होता है वो तेज़ी से गर्म होगा। तेज़ी से गर्म होने पर क्या होगा कि इसके अंदर एक कन्वेयर करंट है, कोल्ड और हाई कन्वेयर करंट, इसको हम जो है कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं, जो पूरे दुनिया की जो है जलवायु को नियंत्रित करती है। अब इस कन्वेयर करंट का संतुलन खारे और मीठे पानी पर टिका हुआ है। जैसे जैसे इसमें मीठा पानी मिलेगा ये तेज़ी से गर्म होगा और ये करंट कमज़ोर हो जाएगी। जब कमज़ोर हो जाएगी तो भारत जैसे महाद्वीपों में बारिश की संभावनाएं घटती चली जाएंगी। जब बारिश घटेगी तो हमारे यहाँ पैदावार कम होगा। हमारे यहाँ पैदावार कम होगा तो नतीजा है कि किसान अपना जो है परेशान होंगे। किसान जो है अब लोन लेंगे तो सुसाइड करेंगे, सुसाइड करने पे दोष सरकार को देंगे, कोई भी गवर्नमेंट हो। पर कारण कौन है? गवर्नमेंट है? नहीं, क्लाइमेट चेंज है। इस बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और अभी भी नहीं ध्यान दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारी एक्टिविटी हो रही है। जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही, जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय प्रचंड बारिश हो रही है। अब आप देखिए, इस साल का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। मैं 2005 से एक ग्लोबल वार्मिंग का साइड फिनोमिना है जिसको हम एल नीनो के नाम से जानते हैं, उस पर काम कर रहे हैं।
जो एक टेम्परेचर होता है मैक्सिमम, एक टेम्परेचर होता है मिनिमम, ये डेली पेपर में दिखता है। एक होता है एम्बियंट जो प्रेजेंट टेम्परेचर होता है। अब क्या हो रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर और एम्बियंट टेम्परेचर जो इन्वायरमेंटल है इसकी डिस्टेंस कम हो रही है, नतीजा चिलिंग होती है, विंटर में चिलिंग, और जबकि फसलें कोहरे के कारण हो रही हैं। अब इस समय आलम यह है कि कहीं कहीं ओला पड़ गया है। अब परेशान कौन? किसान। परेशान कौन? जीडीपी। परेशान कौन? इकोनॉमी। परेशान कौन? देश। और कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। हमने क्लाइमेट को चेंज कर दिया है बहुत। अभी जो है रिसेंटली मैं एक प्रोग्राम बना भी रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नेशनल यूनिक के साथ करूँ ये प्रोग्राम, कि किसी भी कॉलेज में, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में एक लेक्चर कराइए। उस कॉलेज को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए जिसमें बच्चे को थोड़ा सा इंग्लिश स्पोकन अच्छी हो। मैंने कोलैबोरेशन किया है लियोनार्डो डी कैप्रियो फाउंडेशन से, एलडीएफ से, जो लियोनार्डो डी कैप्रियो एक स्वयं हीरो है और यूएन मैसेंजर ऑफ पीस भी रहे हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो उन्होंने एक मुझे अपनी सीडी भेजी जिसमें कि क्लाइमेट से रिलेटेड रियलिटी दिखाई गई। बहुत सारे जंगल को नष्ट किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पर उस डिफॉरेस्टेशन से हमारे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इस क्लाइमेट के इम्पैक्ट को रोकने के लिए भारत में एनजीटी ने पहल भी किया था, ग्रीन बेल्ट बनाने की बात की हुई थी। पर ग्रीन बेल्ट जो होता है वो चूंकि शहर के किनारे किनारे ही उसको बनना है, पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, उसका संरक्षण भी जरूरी है उतना ही। अब पेड़ लगा दिया मंत्रियों ने और उसके बाद से पेड़ पौधे पे पानी कौन देगा? ग्रीन बेल्ट लगाने के लिए आप 5,000 पेड़, 1 करोड़ पेड़ लग जा रहे हैं। अब 1 करोड़ पेड़ अगर लग गए तो ऑलरेडी आपका एटमॉस्फेयर सही हो जाएगा। आपका सुल्तानपुर का क्लाइमेट सही करने का सिर्फ एक तरीका है, सबसे बढ़िया आपकी गोमती है। गोमती के किनारे किनारे पे आप 500 मीटर यार्ड्स में पेड़ लगा दीजिए, अभी आपका सुल्तानपुर का क्लाइमेट सही हो जाएगा। पर नहीं, करना नहीं है। और नतीजा क्या है? भोगेगा कौन? किसान। और इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही केस में आपके जो है जीडीपी पे, आपकी इकोनॉमिक पे पड़ेगा। और नतीजा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं, हम फॉसिल एडिक्शन है। अभी कुछ सरकार ने अभी किया है, कुछ रूट पे सुल्तानपुर में जो है बैटरी वाले रिक्शा को अलाउ कर दिए हैं। वो बहुत सही है, बैटरी वाला रिक्शा ही जो है ये भविष्य है, क्योंकि इससे जो है आपका जो डीजल बर्निंग है वो कम हो जाएगा, डीजल कंजम्पशन कम होगा। ये जो टेम्पो चल रहे हैं इनका डीजल कंजम्पशन ज़्यादा है, ये मेंटेन्ड नहीं है। नतीजा ये मैसिव अमाउंट ऑफ जो है सल्फर रिलीज कर रहे हैं, और ये सल्फर हाईली टॉक्सिक है लंग्स के लिए। अगर किसी टेम्पो के पीछे से धुआं निकल रहा है, आप गाड़ी लेके वहाँ खड़े हैं, तो आप सल्फर को इनहेल कर रहे हैं और नतीजा आपका लंग्स पे प्रॉब्लम आएगी। ये सल्फर उस निकटतम वायुमंडल में हमेशा के लिए बना रहता है, जिसका ड्यूरेशन 48 से 72 घंटे होता है। अब आप ठंडी के दिनों में सल्फर इकट्ठा है केनाई के बाहर, पूरे सड़क पे आप निकल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, टहलने, नतीजा क्या है? आप फ्रेश एयर की जगह सल्फर को इनहेल कर रहे हैं, नतीजा कि लंग्स में प्रॉब्लम। अभी दिल्ली का एक सर्वे आया कि 50 सिगरेट डेली जितना इम्पैक्ट दे रहा है उतना एक बच्चा इनहेल करके अपने स्कूल से आने जाने के समय में, ये प्रोसीजर उसका हो रहा है कि डेली एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है तो उसके लंग में 50 सिगरेट बराबर तार जमा हो जा रहा है। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हम इसको रोक नहीं सकते। पहली चीज़, हम इसको गार्ड बांध ले कि कोई हैंड ब्रेक होगा, ये कार है इसको रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे। हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो डाउन का प्रोसीजर है कि हमारे को प्लांटेशन ही करना होगा और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। प्लांटेशन और अवेयरनेस को छोड़ के जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा समाज के लिए बेटर होगा, उतना ज़्यादा आने वाली जनरेशन्स के लिए बेटर होगा कि हम क्लाइमेट को कैसे डील किए, हम क्लाइमेट को कैसे अच्छा बनाए। क्योंकि देखिए अभी लोग कह रहे हैं कि मंगल पे बस्ती बसेगी, तो मंगल पे बस्ती बसेगी और मंगल पे रहने के लिए आपके पास सैलरी बिल गेट्स बराबर होनी चाहिए। अगर आप बिल गेट्स के बराबर की सैलरी नहीं पा रहे हैं तो आप मंगल पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट में सिर्फ और सिर्फ धरती इकलौती ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे जीवन है। आपके आकाशगंगा में भी ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन हो। तो इसीलिए हमको इसको कंजर्व करना होगा किसी भी कीमत पे। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज सिर्फ अवेयरनेस से ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है प्लांटेशन, और जो तीसरा अपकमिंग आ रहा है वो है शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें कि विंड है और सोलर है। अब तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने वाला देश हो गया, सबसे ज़्यादा सोलर उत्पादन का भी कंट्री ये बन रहा है।
ये सारी चीज़ें आपको क्लाइमेटिक रियलिटी से बचाएंगी जो क्लाइमेट चेंज होने पर डिजास्टर्स है। सर 1 मिनट के लिए ना वो प्लांटेशन वाले